हेलो एवरीवन। आज की शुरुआत करते हैं एक बहुत सिंपल से टॉपिक से, जो टॉपिक ऐसे सिलेक्ट तो हमने किया है क्लास 9th के आईसीएसई बोर्ड के सिलेबस से, लेकिन इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जर्नल चीजें हैं, वो आप 6th 7th 8th 9th 10th कहीं पर भी वो चीज आपकी काम आएगी। आप सोच रहे होंगे ऐसी क्या चीज है, पर केमिस्ट्री में क्या होता है, एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। ऐसा नहीं कि आप 9th में पढ़ रहे हो तो वो सिर्फ 9th में ही काम आएगा, या आपने जो 6th में पढ़ा है वो केवल 6th में काम आएगा। 6th वाली चीज 7th 8th 9th 11th 12th कहीं भी काम आ सकती है। तो डिले ना करते हुए जरा स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो लिया है हमने वो है आपका केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। अब यहां पर कुछ टर्मिनोलॉजी हम आपसे पूछेंगे स्टार्टिंग में, आप बताते जाना, देखते हैं क्या होता है। केमिकल चेंजेस और रिएक्शन में अगर हम सबसे पहले बात करें कि बेटा ये बताओ कोई भी रिएक्शन क्या होती है, आप कहोगे अरे सर दो कंपाउंड मिलाएंगे एक नया कंपाउंड बन जाएगा तो वो केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। हमने कहा ठीक है, आपने जो दो कंपाउंड मिलाए थे उनमें आखिर ऐसा क्या किया कि आपका एक नया कंपाउंड बन गया। अब आप सोचने लगे कि हाँ भाई ये बात तो है, दो चीजें मिला रहे हैं एक नया कंपाउंड बनना है, लेकिन कैसे बनना है। तो आज इन्हीं सब चीजों को हम देखेंगे कि किस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं, किस तरह से बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, नए कंपाउंड कैसे बनते हैं। हम अगर यहां पर आपसे बात करें, कोई भी रिएक्शन लिखने से पहले हमको क्या चाहिए होगा, आप कहोगे अरे सर दो कंपाउंड चाहिए होंगे। हम कहेंगे वेरी गुड। हमने आपसे कहा कि मान लो आपने लिया नाइट्रोजन और इसकी रिएक्शन करा दी आपने हाइड्रोजन के संग, तो क्या मिल गया। आप कहोगे अरे सर हमको यहां पर अमोनिया मिल जाएगी। हमने कहा वेरी गुड, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या होगा। सबसे पहले तो हम बात करें कि ये N2 कैसे बना होगा, ये H2 कैसे बना होगा, ये अमोनिया कैसे बनी, और फिर हम देखेंगे कि इन दोनों को आपस में मिलाया जब तो क्या चीज हुई जिससे हमारी ये अमोनिया बन गई। यहां पर अगर हम बात करें N2 की, तो आप कहोगे सर एक नाइट्रोजन का एटम था और एक दूसरा नाइट्रोजन का एटम था, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होकर जो है इन्होंने N2 मॉलिक्यूल बना लिया। हमने कहा ये कंबाइन कैसे हुए, आपने कहा अरे सर इनके बीच में एक फोर्स था। तो हमने कहा अब ये फोर्स क्या कहलाता है। अब ये क्योंकि हम केमिकल चेंजेस और रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ये सारे माइन्यूट टर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। तो यहां पर क्या चीज हो गई कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिसने इन दोनों एटम को आपस में कंबाइन करके रखा था, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कहलाता है बॉन्ड। यानी अगर हम आपसे कहें कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, तो एक्चुअल में क्या होता है कि द फोर्स बिटवीन टू एटम्स, the force between two atoms that hold together both atoms to form a compound। यानी कि हमने देखा कि जब हम इन दोनों को आपस में कंबाइन करा रहे थे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, तो हमने देखा भाई अगर हम पूछे नाइट्रोजन, आप कहोगे सर N, हम कहेंगे नहीं N नहीं N2 होता है, वो एटम होता है। तो N2 कैसे बना, N2 बना इस केमिकल बॉन्ड की वजह से, क्योंकि इस दो नाइट्रोजन एटम के बीच में एक ऐसी लिंकेज थी, एक ऐसा फोर्स था जिसने दोनों एटम्स को आपस में इस तरह से कंबाइन कर दिया था कि उन्होंने एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया था। सेम यही चीज हमारा हाइड्रोजन के साथ हुआ। एक हाइड्रोजन का एटम था, दूसरे हाइड्रोजन एटम के संग किसी ना किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या लिंकेज के थ्रू कंबाइन हुआ और दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना लिए। तो ये बात तो हो गई हमारी बॉन्ड की। अब हम आपसे कहें कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लिया तो अमोनिया कैसे बनी, क्या इस बॉन्ड का कुछ हुआ, होता है।
एक्चुअल में हुआ क्या, आपने मान लो लिया कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के दोनों एटम जो है एक दूसरे से बाउंडेड होंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को इस फोर्स ने इन दोनों एटम को आपस में होल्ड करके रखा होगा। सेम वही चीज हाइड्रोजन के साथ हुआ होगा। हुआ क्या, जब ये चेंज हुआ तो नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, और क्या होगा, आपका एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में। यहां पर हम इनके स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं। यहां पर मेरा पर्पस सिर्फ इतना है आपको बताने का कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर जब हमने अमोनिया बनाया था तो यहां पर एक केमिकल चेंज हुआ था, क्योंकि यहां पे एक नया कंपाउंड फॉर्म हुआ था। जब ये नया कंपाउंड फॉर्म हुआ तो कैसे फॉर्म हुआ कि जो भी हमने 2 एटम लिए थे जो आपस में कंबाइन हो रहे थे, उनके एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक हुए। मींस यहां पर क्या हुआ, आपका ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड, और जब हमारा कंपाउंड जो नया फॉर्म हुआ वहां पे अब नए बॉन्ड फॉर्म हो गए, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। एक्चुअल में यही चीज आपकी होती है केमिकल चेंज। मींस केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज में एक्चुअल में 2 कंपाउंड्स के बीच के एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। भाई टॉपिक ही हमारा है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस, तो हमें यह चीज बहुत जरूरी है जानना कि हम एक्चुअल में केमिकल चेंज क्यों होते हैं। केमिकल चेंज होते हैं कि जो 2 कंपाउंड आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं, उनके एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक होते हैं और जो एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये चीज हमारी केमिकल चेंज हो गई कि एक्चुअल में केमिकल चेंज क्या हुआ कि ब्रेकिंग ऑफ एग्जिस्टिंग बॉन्ड विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, दैट इज द केमिकल चेंज। तो ये एक हम लोगों ने केमिकल चेंज के बारे में तो देख लिया। अब हमने आपसे कहा कि बेटा ये बताना जरा कि केमिकल चेंज अगर हो रहा है किसी भी कंपाउंड में तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आपने कहा सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। हमने कहा, हम आपसे कह रहे हैं, जैसे अभी हमने यही एग्जाम्पल लिया था, हमने आपसे कहा कि नाइट्रोजन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। अब देखो, अगर हम आपसे कहें कि बेटा ये केमिकल चेंज है, आप कहोगे हाँ सर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं और अमोनिया गैस फॉर्म हो रही है। और किसी भी केमिकल चेंज में एक चीज आप और ध्यान रखना कि जो नया कंपाउंड फॉर्म होगा, जो न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, वो न्यू कंपाउंड जो है आपका स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर और डिफरेंट प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। मींस जो हमारे एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक हुए थे और जो नए बॉन्ड फॉर्म हुए थे, उस नए बॉन्ड की वजह से जो नया कंपाउंड फॉर्म हुआ था, उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, उसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। तो हमने आपको एक स्टेटमेंट दिया, हमने कहा बेटा नाइट्रोजन कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। आपने इसका लंबा चौड़ा स्टेटमेंट लिख दिया। हमने कहा अच्छा, अब एक तरीका हम लिख रहे हैं और सेम चीज होगी, आप देखना, और कितनी आपसे जल्दी लिख लेंगे हम। आपने कहा अरे नहीं सर, ऐसे तो जितनी जल्दी हमने बिल्कुल फास्टेस्ट स्पीड में लिखा है। हमने कहा नहीं, ये लो, हमने ये लिख दिया। आपने कहा अरे सर, आपने तो इसको सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया। हमने कहा ठीक है, सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन हमने ये लिखा क्या। आप कहोगे अरे सर, ये एक रिएक्शन हुई। हमने कहा वेरी गुड, इनडायरेक्टली आप सारी डेफिनेशन बता दे रहे हो। आपने कहा है सर डेफिनेशन, हमने कहा हाँ, टॉपिक ही है हमारा केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन। केमिकल चेंज हम देख चुके कि जब किसी भी कंपाउंड के नए बॉन्ड
एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक होते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं, वो केमिकल चेंज होता है। अब उस केमिकल चेंज को जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो अब यहां पर हमारा एक नया चीज, नई सेकेंड डेफिनेशन आ गई। पहली तो हमारा केमिकल चेंज हो गया, अब दूसरी चीज हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में क्या होती है? तो ये केमिकल रिएक्शन जो है आपका होता है सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, symbolic presentation of a chemical change। किसी भी केमिकल चेंज का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन जो है आपका केमिकल रिएक्शन कहलाता है। मतलब आपने जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक करके नए बॉन्ड फॉर्म किए थे, उनसे जो नया कंपाउंड बना था, उसको आप पूरा पूरा सिंबल में रिप्रेजेंट कर दो। और इक्वेशन, कोई भी हम रिएक्शन लिख रहे हैं, मतलब वो कंप्लीटली बैलेंस्ड होनी चाहिए, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो ये चीज हो गई हमारी केमिकल चेंजेस और रिएक्शन की। अब हमने आपसे कहा या आपने हमसे कहा कि सर हम कैसे पहचानेंगे कोई केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि ऐसे कुछ क्या इंडिकेशन है जिससे हमको पता चल जाए। भाई जैसे हमने यहां पे लिखा कि जो नए कंपाउंड फॉर्म होंगे उनका डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। तो जो नया कंपाउंड बनना, उसका स्ट्रक्चर तो हमें दिखेगा नहीं। मान लो हमने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन किया, अमोनिया बन गया, तो अमोनिया हमको दिखेगी तो है नहीं कि इसका अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा है। हम केवल पहचानेंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज से। तो आप ये कह सकते हो कि हम यहां पर अब कुछ प्रॉपर्टीज लेके चलेंगे, या आप उनको इंडिकेशन कह सकते हो जो ये चीज बताएंगी कि हाँ भाई कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है। मींस यहां पर क्या हुआ, अब हम यहां पर लेते हैं कि आपका इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंज, इंडिकेशन ऑफ केमिकल चेंज। कुछ ऐसे इंडिकेशन होते हैं जिनको आप देखो तुरंत डिक्लेयर कर दो कि दैट पर्टिकुलर चेंज इज अ केमिकल चेंज। आपने कहा है सर ऐसा हो सकता है? हमने कहा यस बिल्कुल हो सकता है। जिसमें से पहली चीज आपकी होती है चेंज इन कलर। मतलब आपने एक कंपाउंड लिया जो कुछ अलग कलर का था, आपने उसको हीट किया या उसमें कुछ और कंपाउंड मिलाया या कुछ भी किया, आपने देखा अगर कलर में चेंज हो रहा है, मतलब वो आपका एक केमिकल चेंज है। आपने कहा सर कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? हमने कहा अरे बहुत सारे दे सकते हैं। आप यहां पर क्या करो, ले लो कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट ये ब्लू कलर का होता है, और इसको आप हीट कर दो। आप देखोगे, अभी रिएक्शन इनकी बाद में, क्योंकि टॉपिक ही हमारा रिएक्शन है, तो इनकी बैलेंस रिएक्शन और ये सब चीजें हम लोग बाद में देखेंगे। पहले अभी हम केवल आपको बता रहे हैं कि इनका इंडिकेशन क्या है। हम देखेंगे तो हमको यहां CuO मिलेगा जो कि ब्लैक कलर का था। ओरिजिनल हमने क्या लिया था? CuNO3 होल ट्वाइस, जो कि कैसा था? ब्लू कलर का। लेकिन हमने उसको हीट किया, हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब में हमको ब्लैक कलर का कंपाउंड मिल रहा है जो कि आपका CuO है। तो आप देखो ना, चेंज इन कलर मतलब कि इसका बॉन्ड टूटा होगा, एग्जिस्टिंग बॉन्ड, नया बॉन्ड फॉर्म हुआ, और फिर हमको ये ब्लैक कलर का कंपाउंड मिल गया। पहला तो हो गया चेंज इन कलर। अब हम लोग दूसरा बात करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए हमने यहां पे पेन चेंज कर दिया है। इंडिकेशन आपको मालूम होना चाहिए। सेकेंड चीज क्या होगी कि आपका कोई भी इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस इवॉल्व हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कहीं भी गैस इवॉल्व हो रही है कोई, आप कहोगे अरे सर गैस कैसे पता करेंगे? हर एक गैस का अपना एक आइडेंटिफिकेशन होता है, जो अभी हम प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जब वीडियो बनाएंगे हम कवर करेंगे, तो आपको हम याद दिलाते जाएंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, आपने कहा अच्छा सर इसमें क्या करेंगे? हमने कहा देखो, आप ले लो अमोनियम क्लोराइड एक टेस्ट ट्यूब में, और उसमें आप डाल दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हीट कर दो। और हीट करने के बाद बस थोड़ा सा नाक के पास ले जाओ, गहरी सी सांस लो। आप देखोगे भैया
पंजेंट स्मेल गैस, आपको खांसी आने लगेगी, नाक से पानी, आंख से पानी, क्योंकि पंजेंट स्मेल होती है। और पंजेंट स्मेल गैस यहां पे होती है अमोनिया की। मींस जब हम अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपस में हीट करेंगे तो हमको पंजेंट स्मेल गैस मिलेगी जो कि अमोनिया की होगी। इससे हमको पता चलेगा कि फिर से हम बार बार इस चीज को रिपीट कर रहे हैं कि NH4Cl CaOH होल ट्वाइस के एग्जिस्टिंग बॉन्ड ब्रेक हुए थे, नए बॉन्ड फॉर्म हुए, जिनमें से एक कंपाउंड आपका अमोनिया फॉर्म हुआ जिसने आपको पंजेंट स्मेल गैस दी है। क्योंकि हमारा टॉपिक ही है केमिकल चेंज, तो हम बार बार इस चीज को रिपीट करेंगे कि एग्जिस्टिंग बॉन्ड की ब्रेकिंग, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन, दैट इज अ केमिकल चेंज। और फिर केमिकल चेंज का जो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन करेंगे दैट इज केमिकल रिएक्शन। तो हमने देखा पहला इंडिकेशन क्या था इसका कि चेंज इन कलर हो जाएगा, दूसरा इवोल्यूशन ऑफ गैस, तीसरा जो है आपका होता है, बहुत सारे रिएक्शन आप ऐसे देखोगे कि जिनमें से प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो तीसरी चीज होती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। आप कहोगे सर प्रेसिपिटेट, हम कहेंगे यस, और प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल भी होते हैं, सॉल्युबल भी होते हैं, उनके अलग अलग कलर्स भी होते हैं। जैसे आपने लिया CuSO4 कॉपर सल्फेट और इसमें आपने NaOH डाल दिया, तो आप यहां पर देखोगे कि टेस्ट ट्यूब में आपको ब्लू कलर का पीपीटी मिल जाएगा जो कि आपका CuOH का होल ट्वाइस होगा। तो तीसरा इंडिकेशन ये होता है, पहला था कलर में चेंज होगा, दूसरा गैस इवॉल्व होगी, तीसरा फॉर्मेशन हो जाएगा प्रेसिपिटेट का, और चौथा क्या होता है, ये हमको कैसे पता चलेगा कि कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसमें हम देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। आपने देखा होगा बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं जिनके लास्ट में, जैसे हमने यहां लिया N2 + 3H2 gives 2NH3, आप देखते होगे लास्ट में हीट का साइन लगा होता है जो कि शो करता है कि रिएक्शन जो है आपकी एक्सोथर्मिक है, यानी कि यहां पे हीट इवॉल्व होगी, हीट इवॉल्व होगी। फिर आपने लिया नाइट्रोजन, उसकी ऑक्सीजन के संग रिएक्शन कराई, आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिल गई, यहां पे माइनस डेल्टा लगा होता है, यानी कि यहां हीट आपकी एब्जॉर्ब्ड होगी। तो तब भी हम कह देंगे कि हां भाई केमिकल चेंज हो रहा है। तो ये कुछ इंडिकेशन हो गए आपके जो शो करते हैं कि वेदर अ केमिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस और नॉट। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, केमिकल चेंज के इंडिकेशन क्या होते हैं, कलर में चेंज, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड एनर्जी। अब यहां पर क्या चीज आती है कि हमने देख लिया अभी तक कि क्या केमिकल चेंज होते हैं, किस तरह से वो होते हैं, और कैसे पहचानेंगे कि वेदर अ चेंज इज केमिकल चेंज और नॉट। बात हम लोगों ने यह भी कर ली थी कि हम केमिकल चेंज का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब कहीं पर भी कोई रिएक्शन दे रखी है, इट मींस देयर इज अ केमिकल चेंज। तो अब अगर हमको यह चीज भी मालूम चल जाए कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर देयर, तो आप बड़े आराम से बता लोगे कि भैया कौन सी, किस टाइप की कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो आप बड़े आराम से बता लोगे उसमें कि भाई वो केमिकल चेंजेस आपके हैं। तो अब हम लोग जरा यहां पर आते हैं डिटेल, जरा हम लोग डिटेल में बात करेंगे इस बारे में कि एक्चुअल में व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो हम यहां पर लेते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस कह सकते हो आप कि कौन कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं, या और केमिकल चेंजेस ही आपकी रिएक्शंस होती हैं, तो इनको आप रिएक्शंस भी लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ केमिकल चेंजेस या टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये भी आपने 6th 7th 8th में कई जगह, तभी हमने आपको शुरुआत में ही बोला कि ये टॉपिक ऐसा है कि वो 6 का बच्चा भी पढ़ सकता है, 7th का भी, 8th का भी, 9th का भी, अगर उसको ये बेसिक चीजें इतनी कवर करनी है तो। पहला तो हम यहां पर देखेंगे जो केमिकल चेंज या जो रिएक्शन होती है वो आपकी होती है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन।
डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ, इसका एक नाम और होता है जो कहलाता है आपका सिंथेसिस रिएक्शन, यानी कि सिंथेसिस का मतलब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। अब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन पहला हो गया। दूसरा हम यहां पर लेंगे, पहला डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, दूसरा हम लेंगे यहां पर डीकॉम्पोजिशन। अभी एक एक को डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा हमारा होता है डबल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो, जैसे इनके नाम से हमें पता चल रहा है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब ये रिएक्शन आपको कुछ इस टाइप से होंगी कि आपने दो कंपाउंड लिए और उनको आप मिलाओगे, आपको सिंगल एक कंपाउंड मिलेगा। मींस जो भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं उनमें अगर आप ध्यान से देखो तो 2 रिएक्टेंट्स होते हैं और आपका 1 कंपाउंड फॉर्म होता है। जहां भी आप, अभी बहुत सारे ढेरों एग्जांपल से इनको हम इलस्ट्रेट करेंगे, डेफिनेशन और एग्जांपल सारी चीजें लेंगे। 2 रिएक्टेंट, एक प्रोडक्ट। अब डीकॉम्पोजिशन एज द नेम सजेस्ट कि डिकम्पोजिशन होगा किसी चीज का, तो आपका यहां पर क्या होगा कि 2 कंपाउंड्स, सॉरी, डीकॉम्पोजिशन मींस आपका ए बी और इससे A प्लस बी, ये कुछ इस टाइप की रिएक्शन दिखेंगी। यहां पे अभी हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट हमारे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के। तो यहां पर क्या चीज हो गया आपका, 1 रिएक्टेंट होगा, 1 रिएक्टेंट एंड फॉर्मेशन किसका होगा, 2 प्रोडक्ट्स का, 2 प्रोडक्ट्स का। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये आपकी कुछ इस टाइप से होती है। इनमें क्या होता है कि जो भी 2 रिएक्टेंट होंगे उनमें एक रिएक्टेंट का एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। मींस यहां पे है आपका AB प्लस C गिव्स AC प्लस B। अब देखो यहां पर इस C ने क्या किया, B को यहां पर डिस्प्लेस कर दिया, B को हटाया और उसकी जगह खुद ले ली। तो इसमें क्या होता है आपका कि 1 reactant displaces element of other reactant। ये अभी जब इनकी वैसे एग्जाम्पल लेंगे हम रिएक्शंस बेस्ड, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से, अभी भी समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब यहां क्या होता है कि A B प्लस C D। अब यहां एक चीज आप ध्यान रखिएगा, डबल डीकॉम्पोजिशन का मतलब ये भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा और इनके आयंस और रेडिकल्स आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। मींस आयंस और रेडिकल्स के लिए आपने मान लिया ये और ये हैं, तो यहां क्या होगा, ये प्लस इस माइनस के संग मींस AD प्लस इसका प्लस इसके माइनस के संग यानी कि CB फॉर्म होगा। मींस यहां क्या होगा, आयंस और रेडिकल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इंटरचेंजेस, यानी कि ये दोनों आयंस और रेडिकल्स दोनों रिएक्टेंट के आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये हम लोग कुछ 4 टाइप के केमिकल चेंजेस होते हैं या रिएक्शंस होती है। आपको अगर ऐसा तो बड़ा आसान है, हम कहेंगे नहीं, अभी जब हम इनको इंडिविजुअल एक एक को वो करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आप देखोगे कि काफी सारे एक्सेप्शंस हैं, काफी सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, वो काम नहीं करने हैं, तब जाके वो, ये नहीं कि हमको ये रिएक्शन लिखनी है हम कुछ भी लिख दें उठा के, ये रिएक्शन लिखनी है हम कुछ भी लिख दें उठा के, नहीं, कुछ कंडीशंस, कुछ एक्सेप्शंस, बहुत सारी वैरायटीज हैं जो हम लोग यहां पर देखेंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि सर यहां पर बार बार एक टर्म और यूज कर रहे हैं कि रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट्स। तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या देखा था, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो चेंजेस होते हैं
इन चेंजेस का हम करते हैं सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन, इन चेंजेस का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ही आपका था केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जैसे अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं तो हमें अमोनिया मिल रही है। अब अगर हम आपसे ये कहें कि बेटा ये बताओ इसमें कौन कौन से सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, आप कहोगे सर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, हम कहेंगे वेरी गुड, मतलब कि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो रिएक्ट करते हैं वो आपके कहलाते हैं रिएक्टेंट, और जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो आपका कहलाता है, जो नया कंपाउंड फॉर्म होता है वो आपका कहलाता है प्रोडक्ट। और किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, क्योंकि आप सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो आपको याद रखना चाहिए कि रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। अभी तक तो आपको रटा रटाया आपने पढ़ा होगा कि भैया दो कंपाउंड रिएक्शन कर रहे हैं, उनको इधर लिखो, फिर ऐसे करके इधर कर दो, लेकिन एक्चुअल में ये रूल होता है कि रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑलवेज रिटन ऑन राइट हैंड साइड। तो अब हम लोग एक एक करके अपने इक्वेशंस लेंगे टाइप, और फिर उनको हम लोग डिटेल में देखेंगे विद एग्जांपल। जैसा अभी हमने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, ये भी देखेंगे कि कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी, किस वजह से नहीं होगी। बहुत सारी रीजनिंग वाली चीजें आएंगी इसमें, बहुत सारे प्लस और माइनस चीजें आएंगी जो आपको ध्यान रखनी है कि हाँ ये चीज हमको करनी है, ये चीज हमको नहीं करनी है। जो चीज नहीं करनी है मींस नहीं करनी, वरना वो आपके मार्क्स कटा देगी। बस इस चीज का ध्यान रखना आप। तो हम अपना सबसे पहला केमिकल चेंज लेके चलते हैं, दैट इज डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, अब इसमें आपने देखा होगा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने देखा था कि दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। मींस दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, मींस ये रिएक्शन कुछ हमारी इस टाइप की होगी। अब यहां पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस। अब आप देखो ध्यान से, जब हम दो कंपाउंड की आपस में रिएक्शन कराएंगे और एक सिंगल कंपाउंड बनेगा तो वो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कहलाता है। वो जो दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन कर रहे होते हैं वो दो एलिमेंट भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी हो सकता है, दो कंपाउंड भी हो सकते हैं। और इस तरह से अगर आप इसको पूरा डिटेल में देखोगे तो आप देखोगे बहुत सारी बच्चे कहते हैं सर केमिकल रिएक्शन लिखनी नहीं आती। मेन प्रॉब्लम क्या होती है कि आप केमिकल इक्वेशन रटो मत कि दिस प्लस दिस गिव्स दिस प्लस दिस, नहीं। आप देखो कई सारी रिएक्शन अगर एक जगह लिखी हुई है उनमें सिमिलरिटी देखो और उसको एक जनरल इक्वेशन में फॉर्म कर लो और बस फटाक से कहीं भी कोई रिएक्शन लिख दो। हाँ बस उस पर यह चीज ध्यान रखना कौन सी चीज एक्सेप्शन में है कौन सी चीज नहीं है, इतना ध्यान रखना है आपको। तो जब हम लोग यहां पर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस की बात करेंगे, हमने आपसे कहा बेटा देखो N2 plus O2 gives 2NO, H2 plus O2 gives 2H2O। अब आप सब में देखो दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, टू रिएक्टेंट्स वन प्रोडक्ट। अब यहां पर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की कुछ कैटेगरीज भी होती हैं कि पहली कैटेगरी में क्या हो सकता है कि आपके दो एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं। मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट कंबाइन हो सकते हैं। आप कहोगे सर कैसे, हमने कहा देखो बहुत ही कॉमन रिएक्शन आपने देखी होगी, C plus O2 gives CO2, S plus O2 gives SO2। अब आप देखो यहां पे दो एलिमेंट, एक कार्बन एक ऑक्सीजन कंबाइन होके CO2, सल्फर ऑक्सीजन कंबाइन होके SO2। सेकेंड चीज क्या हुआ आपका कि वन एलिमेंट हो सकता है, यानी एक एलिमेंट ले लो आप और एक आपका कंपाउंड ले लो।
अब देखो आपने किया CO2 प्लस O2 गिव्स CO2, ये लो। अब देखो आपका ये ऑक्सीजन आपका एलिमेंट हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका कंपाउंड हो गया। तीसरा आपका क्या हो सकता है कि दो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, टू कंपाउंड्स। अब इसमें क्या हुआ, आपने लिया SO2, देखो आप ये फॉर्मूले के फॉर्म में है, एक कंपाउंड होगा। आपने वाटर लिया और आपने देखा यहां पे बन गया H2SO3, ये लो दो कंपाउंड मिले, ये बन गया CO2 प्लस H2O H2CO3। ये देखो आप दो कंपाउंड आपस में कंबाइन हो रहे हैं, दो एलिमेंट भी कंबाइन हो रहे हैं, तब भी हमको एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है, मीन सिंथेसिस का एक रिएक्शन, एक एलिमेंट एक कंपाउंड। अब यहां पर जरा हम एक, जैसे अभी हमने आपसे कहा बच्चे रिएक्शंस लिखने में बहुत डरते हैं, सर रिएक्शन तो याद ही नहीं होती हैं। तो अगर आप सिंथेसिस रिएक्शन में एक छोटी चीज याद रखो तो काफी सारी इक्वेशन आप लिख लोगे। इसको हम एज अ रेफरेंस समझा रहे हैं आपको, लेकिन काफी यूजफुल चीज है, बहुत सारे क्लासेस में आपकी काम आएगी। अगर हम कहें बेटा ये बताओ ऑक्साइड क्या होते हैं, और अभी आप देखना इस बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, राइट अ रिएक्शन, राइट एग्जाम्पल फॉर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आपको अगर ये फंडा तैयार है, आप कोई भी कितनी सारी एन नंबर ऑफ इक्वेशन लिख सकते हो, एक दो नहीं एन नंबर ऑफ इक्वेशन। ऑक्साइड, आप कहोगे अरे सर ऑक्साइड का सिंपल मतलब होता है कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा बेटा ये बता सकते हो कि ऑक्साइड कितने तरह के होते हैं, आप कहोगे अरे सर दो तरह के होते हैं, एक तो आपका होता है मेटालिक ऑक्साइड, एक आपका होता है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। हमने कहा वेरी गुड। एक आधा एग्जाम्पल बता दो, आपने कहा सर देखिए इसकी मेटल के संग Na2O K2O, हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा नॉन मेटालिक, आपने कहा CO2 SO2 SO3, हमने कहा वेरी गुड। अब वेदर इट इज मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जब हम इन मेटालिक ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं या कोई भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड में वाटर मिलाते हैं तो हमको यहां पर क्या होता है कि मेटालिक ऑक्साइड में वाटर को हम ऐड करते हैं तो हमको यहां पर बेस मिलते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड में जब वाटर वो करते हैं तो हमको एसिड मिलते हैं। ये भी आपको हमेशा के लिए याद रखना होगा, हमेशा काम आने वाली चीज है। अब आपने कहा सर कैसे, हमने कहा देखो आप Na2O ले लो और इसमें वाटर डाल दो, आपका NaOH बन जाएगा। ये देखो OH की प्रेजेंस मतलब ये बेस। आप ले लो K2O, इसमें वाटर मिला दो 2KOH, ये लो बेस। अब आप देखो ध्यान से यहां पर क्या हुआ, इसमें आते हैं CO2 प्लस H2O gives H2CO3, SO2 प्लस H2O gives H2SO4। n नंबर ऑफ इक्वेशन लिख सकते हो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो अब यहां पर क्या हुआ, अब आप देखो ध्यान से, दे ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस। बच्चे बस सिर्फ केमिस्ट्री में ये लैंग्वेज सिंबल देख के डर जाते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। बस एक छोटी सी चीज याद रखो आप कि किस तरह से हम कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं, अपने आप ये चीज आप निकाल सकते हो। जब आपने बहुत ढेरों सारे एग्जाम्पल देखे कि सब में मेटालिक ऑक्साइड में वाटर ऐड करना है, बेस बनना है, तो सिंपल सी बात है, सबके संग OH लग रहा है, आप फटाफट उठा के बना दो इक्वेशन। और हुआ क्या, आप देखो दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, यानी कि ये आपका सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया किसका, ये सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस का। तो अब देखो भाई नॉर्मली देखा जाए तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या है, कुछ नहीं, दो रिएक्टेंट, द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू गिव अ न्यू प्रोडक्ट, खत्म हो गया। लेकिन एग्जाम्पल में भी आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन अब यही है ना, कुछ भी में क्या, ऐसा तो है नहीं आपने लिखा x प्लस वाई गिव्स xy, जीरो मिल जाएगा एग्जाम्पल में। हमको ये
करंट एग्जाम्पल लेने होते हैं जो हमारे एक्चुअल में हो रहे होते हैं। तो अब आप यहां देखो कि आपको एक बेसिक ऑक्साइड मतलब सिंपल सा एक जनरल फंडा मालूम था ऑक्साइड का कि ऑक्साइड क्या होते हैं, और आपने दिमाग में दौड़ाया कि ऑक्साइड में जब वाटर मिलाते हैं वेदर दे आर मेटालिक और नॉन मेटालिक ऑक्साइड, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, या तो बेस या एसिड। ये लीजिए, खत्म हो गया आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस के n नंबर ऑफ एग्जांपल्स। तो ये हम लोग का पहला हो गया तरीका, केमिकल चेंज जो हम लोग पहले रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सिंथेसिस रिएक्शन। अब जरा हम लोग दूसरे पे आते हैं। सेकंड, अगर आपको ध्यान हो तो हमने कहा था डीकॉम्पोजिशन। अब इस डीकॉम्पोजिशन में भी हम आपको देखना अभी कुछ बेसिक चीजें बताएंगे जो आप याद रखो, वो रिएक्शन भी सही होती है और वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट भी होते हैं। तो उससे आपके ये एग्जाम्पल भी समझ में आ जाएंगे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके कवर हो जाएंगे। तो सेकंड हम लोग का एग्जाम्पल था डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन, और इसमें भी आप ध्यान से देखना, अभी n नंबर ऑफ जनरल इक्वेशंस हैं, केवल आपको जनरल इक्वेशन याद रखनी है। दे ऑल विल शो द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकॉम्पोजिशन में हम लोगों ने क्या देखा था? डीकॉम्पोजिशन में हम लोगों ने देखा था कि वन रिएक्टेंट और टू और मोर प्रोडक्ट। भाई डीकॉम्पोजिशन का मतलब ही हुआ टूट जाना। वन रिएक्टेंट विद टू और मोर प्रोडक्ट्स। अब यहां पर आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि एक्चुअल में इस डीकॉम्पोजिशन में कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं। आप देखो कहीं पर भी डीकॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल पूछा जाए आपका, तो आप याद रखना कि जितनी भी हीटिंग्स हैं ऑक्साइड की, अब बात वही है कि जो हमने बोला कि कुछ एक्सेप्शंस हैं वो आपको नहीं भूलने हैं, अदरवाइज ये पूरा मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हम केवल आपको ये टॉपिक्स बता रहे हैं कौन कौन से हैं और वो एक्सेप्शन बता रहे हैं, आप उन पे फोकस करो, उनके अलावा कुछ मत लिखना। गारंटी हम ले रहे हैं कि दे ऑल विल रिप्रेजेंट द एग्जांपल ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। हीटिंग ऑफ ऑक्साइड पहले सारा लिखते हैं, फिर इनके जो मेन चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है वो बताते हैं। इसको ऐसे ही लिखते हैं, थोड़ा दूर लिख रहे हैं क्योंकि यहां पे हम वो सारी चीजें लिखेंगे। सेकेंड चीज आपका होता है हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड। बस अब इसमें आपको ये याद रखना है क्या चीजें हमको लेनी है क्या चीजें नहीं लेनी है। फिर हीटिंग ऑफ, तीसरे नंबर पे आपका आता है हीटिंग ऑफ कार्बोनेट्स। चौथा होता है आपका हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स। ये जितनी भी हमने हेडिंग्स डाली हैं इनको आप डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो कहीं भी, लेकिन वही हमने बोला कुछ एक्सेप्शन के साथ। आप यहां पर ध्यान रखना। अच्छा, जितने भी चारों हमने चीजें ली हैं इनमें जो है आपका एक्टिविटी सीरीज, बिल्कुल आपको ये हम यहां पे लिख दे रहे हैं, एक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। जब भी आप एक्टिविटी सीरीज को, ये हमने अपने जितने भी वीडियोस बनाए हैं जहां भी इसका रेफरेंस आया हमने ये चीज बताई है, जब भी आप एक्टिविटी सीरीज लोगे तो इनमें इन दोनों मेटल को एक्सक्लूड कर देना, लिखना लेकिन एक्सक्लूड कर देना, बिकॉज दे आर नोबल मेटल्स, दे रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय एनी केमिकल्स। ठीक, तो हमको क्या करना है, लिखनी पूरी सीरीज है, लेकिन हमको जो भी अपना एप्लीकेशन लगाना है, वेदर इट इज हीटिंग ऑफ ऑक्साइड, हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और नाइट्रेट, हम इस यहां से यहां तक की इन टेबल को यूज करेंगे। अब आप देखो ध्यान से, जब हम बात करेंगे हीटिंग ऑफ ऑक्साइड की, तो बेटा एक चीज ध्यान रखना कि ये जितने भी आपके मेटल्स हैं, ये अभी हम लोग ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ये जो है काफी स्टेबल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। स्टेबल ऑक्साइड फॉर्म करने का मतलब हुआ कि इन पर हीटिंग का इफेक्ट कम होता है।
तो जब भी अगर आप डीकॉम्पोजिशन में हीटिंग ऑफ ऑक्साइड का रेफरेंस ले रहे हो तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि हम हीटिंग ऑफ ऑक्साइड में केवल Hg और Ag, यानी कि केवल हम इस एक्टिविटी सीरीज के इन दो मेटल्स को यूज करेंगे फॉर हीटिंग ऑफ ऑक्साइड। यानी जब हम लोग ऑक्साइड की हीटिंग लेंगे तो हम केवल Hg और मतलब मर्क्यूरी और सिल्वर इन दोनों के ऑक्साइड को ही हीट करेंगे। ये चीज बेटा ध्यान रखना, क्योंकि वरना फिर सारी मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, आप भी इतनी देर पढ़ोगे और उसके बाद कहोगे अरे हमको तो 0 मिला। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अलग अलग सब में है, थोड़ा सा तो भाई याद करना पड़ता है। तो अभी हम देखेंगे हाइड्रोक्साइड में क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं लेना है, कार्बोनेट में क्या क्या लेना है, इसी एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पर। तो आप क्या करोगे कि हीटिंग ऑफ जब ऑक्साइड लोगे तो केवल मर्क्यूरी और सिल्वर के लोगे। वाई? बिकॉज रेस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आर स्टेबल टू हीट, मतलब उन पर हीट का जल्दी जल्दी असर नहीं होता। लेकिन ये अनस्टेबल ऑक्साइड होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। अब आपने कहा सर ये तो हमने याद कर लिया, लेकिन अब रिएक्शन कैसे लिखें? यही तो मेन प्रॉब्लम होती है, भूल जाते हैं। भाई देखो, आप ऑक्साइड को फॉर्म कर रहे हो, ऑक्साइड को हीट कर रहे हो, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, ये लो ऑक्सीजन गैस निकल गई। तो अब केवल क्या बचा? आप कहोगे सर यहां Hg बचेगा, यहां Ag बचेगा। हमने कहा भैया एक चीज बताओ जरा, क्या प्रॉब्लम हो रही थी? बस इक्वेशन बैलेंस कर दो। आपने क्या देखा कि हम लोगों ने यहां पर हीटिंग ऑफ ऑक्साइड लिया और यहां ब्रैकेट में लिखेंगे ओनली Hg एंड Ag। बस, तो आपको हीटिंग ऑफ ऑक्साइड में केवल इतना याद रखना है, बस एग्जाम्पल लिखो। और आपको यह मालूम है कि हीटिंग ऑफ ऑक्साइड डीकॉम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। डीकॉम्पोजिशन का मतलब 1 रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट, तो इसके अलावा और कुछ बनना भी नहीं है, खत्म हो गया, सिंपल सी बात। अब हम लोग आते हैं हीटिंग ऑफ ऑक्साइड पर, बस इसी एक्टिविटी सीरीज की, अब ऑक्साइड वाला हट गया। अब हम लोग आते हैं इसी एक्टिविटी सीरीज में लगाएंगे हम लोग अपने हाइड्रोक्साइड्स को। और हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, इनकी बेसिकली जो है आपका दोनों में एक ही फंडा आपको याद रखना है कि हीटिंग ऑफ जब हम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो आप ध्यान रखना यहां पर कैल्शियम से लेकर और कॉपर तक, इसमें इन दोनों को मत लेना। कैल्शियम से लेकर, ये लिख देते हैं यहां पे Hg एंड Ag। लेकिन हम क्या करेंगे, जब हम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो हम केवल कितना लेंगे? हाइड्रोक्साइड हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड, सॉरी यहां हम लेंगे कैल्शियम से केवल कॉपर तक। कैल्शियम से कॉपर तक के हम ऑक्साइड लेंगे केवल, बस जिनको हम हीट करेंगे तो अभी प्रोडक्ट क्या बनते हैं वो ही बता दे रहे हैं। अब सुनिए, सेम चीज हमको यहां भी ध्यान रखनी है कि फ्रॉम, दोनों में फ्रॉम कैल्शियम टू कॉपर। अब आप ध्यान दो, अगर हम कहें बेटा चलो अच्छा जरा एक इक्वेशन लिखो, गिव बैलेंस इक्वेशन व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज हीटेड, गिव बैलेंस इक्वेशन व्हेन कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड, तो क्या आप नहीं लिख पाओगे? तुरंत आप ध्यान रखो, अच्छा हीटिंग कर रहे हैं हाइड्रोक्साइड की, तो यहां पर अच्छा हाँ एक चीज हम यहां और लिख देते हैं कि मेटालिक, जनरल इक्वेशन भी आप लिख लो इसकी, मेटालिक हाइड्रोक्साइड, यही हमने बोला था कि जनरल इक्वेशन मालूम होनी चाहिए। मेटालिक हाइड्रोक्साइड को हम हीट करेंगे तो हमको जो भी मेटालिक हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं उसका ऑक्साइड बनेगा और वाटर निकल जाएगा। तो ये सिंपल चीज हो गई हमारी। अब हम आते हैं अपने हीटिंग ऑफ कार्बोनेट पर। यहां भी सिंपल सा, आप ले लो मेटालिक कार्बोनेट, इनकी आप हीटिंग कर दो तो आपको यहां पर मेटालिक ऑक्साइड मिलेगा प्लस CO2 गैस मिलेगी।
अब जनरल इक्वेशन मालूम चल गई, आपको ये एक्सेप्शन मालूम चल गए, हम कैसे मान लें कि आपकी इक्वेशन गलत होगी? बस इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अब हमने आपसे कहा चलो बेटा जरा एक इक्वेशन लिख के दिखाओ। आपने कहा अरे सर अब तैयार, बताइए क्या लिखना है। हमने कहा चलो अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हीट करो। अरे तुमने कहा अरे सर बहुत आसान, देखिए हीट करेंगे, अब मेटालिक ऑक्साइड CaO बन गया प्लस वाटर बन गया। हमने किसने लिखी? आपने कहा हमने लिखी। हमने कहा बताओ कोई प्रॉब्लम हो रही है? नहीं सर। तो यही चीज हमें बतानी है आपको कि आप जर्नल इक्वेशन याद रखो, उनके जो एक्सेप्शंस हैं वो याद रखो, फटाफट आपकी इक्वेशन लिख लेंगे। कैसे मान ले कि इक्वेशन नहीं आती? बच्चे कहते हैं सर इक्वेशन लिखने में बहुत डर लगता है, अक्सर गलत हो जाती है। गलत क्यों होती हैं? या तो आपने बैलेंस नहीं करी होगी, या आपने जो उनके उसमें जो एक्सेप्शंस है वो एक्सेप्शंस यूज नहीं करे होंगे, इक्वेशन गलत हो गई। अब यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और भी आप कोई भी ले लो, क्योंकि आपको कैल्शियम से लेकर यहां तक लेने सारे। आप कोई भी ले लो, आप ले लो AlOH होल थ्राइस, हीट कर दो Al2O3 प्लस H2O। हम कैसे मान लें कि आपको इक्वेशन लिखनी नहीं आती? चलो मेटालिक कार्बोनेट पे आते हैं, CuCO3, सिंपल सी बात है, मेटालिक ऑक्साइड CuO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या प्रॉब्लम हो गई? MgCO3। बस ध्यान ये रखना है आपको कि जो भी हमने एक्सेप्शन बताए हैं वो एक्सेप्शंस यूज नहीं करने। अब भाई ये नहीं कि आपने यहां लिखा K2CO3 और हीट कर दिया, अरे भैया K2CO3 होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपका चाहे हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्साइड हो या हीटिंग ऑफ कार्बोनेट हो, ये आपका सिर्फ कैल्शियम से लेके कॉपर तक ही होल्ड करता है बस। अब हमारा चौथा जो है हीटिंग ऑफ नाइट्रेट, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हीटिंग ऑफ कंपाउंड्स में है, इसीलिए इसको आप देखोगे पीछे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है, कार्बोनेट भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी दिए हुए हैं, नाइट्रेट ज्यादा दिए हुए हैं, और क्लास 10th में तो नाइट्रिक एसिड में ये पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको जरा हम लोग हीटिंग ऑफ नाइट्रेट को लगाएंगे, वही एक्टिविटी सीरीज, बस थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है वो हमको, क्योंकि यहां पर हम कोई एक्सेप्शन नहीं छोड़ेंगे, K से स्टार्ट करेंगे और सीधे Hg और Ag पूरा नीचे तक आएंगे। तो हीटिंग ऑफ हमारा, इसको हम हटा के दोबारा लिखते हैं क्योंकि हमको थोड़ा सा ये डिटेल में आपको समझाना है। हमने कहा आप हीटिंग ऑफ नाइट्रेट, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी अभी बताते हैं आपको, हीटिंग ऑफ नाइट्रेट और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। अगर ये आपने तैयार कर लिया, समझ लीजिए आपकी करीब 40% प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी तैयार हो गई। अगर ये आपकी हीटिंग तैयार है तो, क्योंकि वहां पे हीटिंग ऑफ कार्बोनेट आपके सिलेबस में, हीटिंग ऑफ नाइट्रेट सिलेबस में है, तो जनरल चीज आपको याद है, फटाफट सारी चीजें, इक्वेशन भी तैयार हो गई, ऑब्जर्वेशन वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बता देंगे। आपने क्या किया, ये पूरी लिख ली। नीचे प्लैटिनम और गोल्ड भी होता है, लेकिन वो प्लैटिनम और गोल्ड नोबल मेटल होते हैं, दे रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय एनी केमिकल्स, तो उनको हम लोग जब एक्टिविटी सीरीज यूज करेंगे तो किसी भी प्रॉपर्टी में उनको यूज नहीं करते हैं, लेकिन दिमाग में रखना कि वो होते हैं। अब जब आप ये कर लोगे तो आप क्या करोगे, हीटिंग, ये केवल हीटिंग ऑफ नाइट्रेट के लिए है, ऊपर के 2 मेटल निकाल देना, नीचे के 2 मेटल निकाल देना, रेस्ट ऑफ द पेयर जो है आप एक साथ रखना। यहां पर जब इनके नाइट्रेट्स को, नाइट्रेट्स ऑफ अब जब इनके नाइट्रेट को आप हीट करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिलेंगे रिस्पेक्टिव नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस। प्रोडक्ट्स में ध्यान देना आप, इनमें जब आप हीट करोगे तो आपके बनेंगे रिस्पेक्टिव ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, और जब इनको आप गर्म करोगे किसी भी ऑक्साइड, इनके नाइट्रेट को, तो यहां आपको मिल जाएगा रिस्पेक्टिव मेटल प्लस NO2 प्लस O2।
अब देखो यहां पर हमने हर एक का एक एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब हमने आपसे कहा कि आप ले लो यहां पर हां KNO3, इसको हीट कर दो। रिस्पेक्टिव नाइट्राइट, नाइट्रेट आपके NO3 होते हैं, नाइट्राइट NO2 होते हैं, NO2 प्लस O2। ये लो, हम कैसे मान लें इक्वेशन लिखनी नहीं आती, हम बार बार ये क्वेश्चन आपसे कहेंगे। अगर आपको जनरल इक्वेशन याद है, अब इसमें से आप कोई भी ले लो, हम यहां पे लेके चलते हैं Zn, Pb और Cu, क्योंकि यही तीन आपके प्रैक्टिकल, कोई भी आप ले सकते हो लेकिन यही तीन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में, तो दो, एक तीर से दो शिकार करते हैं तीनों का, इसीलिए हम बता देते हैं आपको, और उससे रिलेटेड सारी चीजें भी यहां बता देते हैं। Zn NO3 होल ट्वाइस हीट किया, रिस्पेक्टिव ऑक्साइड मींस ZNO प्लस, अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी बताते हैं, सब आपका यही तैयार करा देंगे हम। 2 2 4। अब आप देखना ध्यान से, Zn Pb और Cu ये तीन आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में हैं। भाई इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन कहीं भी होंगी, चाहे हम जैसे जो भी लिखेंगे सब जगह सेम इक्वेशन लिखेंगे, तीनों की सेम बैलेंसिंग है, बस केवल आप जो मेटल है उनको चेंज कर देना, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। 2 Pb NO3 होल ट्वाइस 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2, फिर 2 Cu NO3, आप कोई भी ले सकते हो, 2 PbO सॉरी 2 CuO प्लस 4 NO2 प्लस O2। सारी की सारी इक्वेशन आपने फटाफट लिख ली। अब जरा सिल्वर वाले पे भी आते हैं, फिर तीनों पर बेस्ड इकट्ठा हम आपको वो बताते हैं कि सारे के सारे जो है आपके ये क्या होंगे, क्वेश्चन क्या होंगे। AgNO3 gives Ag प्लस NO2 प्लस O2, ये लो। अब तीनों में आप देखो ध्यान से कि पहला क्वेश्चन आपका, जरूरी नहीं है कि हम जो है केमिकल चेंजेस और रिएक्शन पा रहे हैं तो केवल उस चैप्टर तक ही रह जाएं। अगर वो मेरी आदत भी यही है कि अगर कोई रेफरेंस आपका आ रहा है जो आपको आगे काम है तो वहां पर आपका टाइम बचा देंगे हम। आप यहां तैयारी कर लो, आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में टाइम बच गया। पहला क्वेश्चन, टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस पूरी हीटिंग पर शुरुआत में ही हमने बोला था केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। ये नहीं कि हम ये यहां पढ़ रहे हैं तो यही पढ़ा और यही खत्म कर दिया, नहीं, जहां पे इनका रेफरेंस आएगा हम यही चीज रिलेट कर लो। आप देखोगे इतनी सी किताब जो है वो और कम हो गई, पतली हो गई। टाइप ऑफ क्वेश्चन में नंबर 1 आपका गिव बैलेंस्ड इक्वेशन, और कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गिव बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड, जिंक नाइट्रेट इज हीटेड, कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड। नहीं लिख लोगे, आप कहोगे हाँ सर लिख लेंगे, हमने कहा वेरी गुड। सेकेंड चीज, नेम द गैस इवॉल्व, नेम द गैस इवॉल्व, नहीं लिख लोगे। अगर KNO3 या NaNO3 को हम हीट करते हैं तो आपका क्या होगा कि गैस इवॉल्व केवल ऑक्सीजन होगी। ये नहीं कि नाइट्रेट देखा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिख दिया, बाकी सब में आप देखोगे आपका NO2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस दोनों बनती है, तो आप दोनों लिख सकते हो। तीसरी चीज, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन, स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। इसमें तो भाई दोनों कलरलेस हैं, ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं होगा, ये सॉल्युबल होता है, ये कलरलेस होती है, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। लेकिन यहां पर आप ध्यान देना इस NO2 के बारे में, इस पर भी क्वेश्चन आता है, नेम द कलर्ड गैस, तो आप NO2 लिख दोगे कि ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो यहां पर ये आपका क्या हो गया कि रेडिश ब्राउन गैस। ये लो, हम कैसे मान ले कि भैया हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में, सर हम इक्वेशन नहीं लिख पाते हैं, बस जर्नल चीजें ध्यान रखो। देखो आपके ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी हो गए। अब आप सुनो ध्यान से, अगर हम आपसे कहें कि आप जरा यहां से लेकर यहां तक जितनी भी इक्वेशंस हैं, क्या आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है विच इज बेस्ड ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स और डिकम्पोजिशन भी हो उसमें? तो आप देखो यहां पर अगर क्वेश्चन आता है कि राइट a reaction
to show decomposition in which one reactant decomposes to give 3 products। कुछ भी मतलब देखो, डीकॉम्पोजिशन का मतलब हुआ वन रिएक्टेंट विद 2 और मोर प्रोडक्ट्स। 2 वाले तो बहुत सारे मिल जाएंगे, 3 वाले में बस आपको दिमाग में रखना है बस कि हीटिंग ऑफ नाइट्रेट इन विच वन रिएक्टेंट विद 3 प्रोडक्ट्स। तो ये हम लोग का सेकेंड टाइप हो गया डीकॉम्पोजिशन। अब हम लोग थर्ड टाइप में आपने देखा होगा डिस्प्लेसमेंट। बहुत आसान होता है, बस आपको क्या करना है, फिर से हम दोबारा बोलेंगे कि आपको फिर यही एक्टिविटी सीरीज को याद रखना है। अब जब तक वो हो रहा है एक्टिविटी सीरीज का रेफरेंस हम आपको बता दें भाई कि NaCa पूरा आप बोलोगे। अच्छा, एक छोटी सी चीज अगर हम आपसे पूछें कि बेटा एक चीज बताओ कि एक कमजोर इंसान है, एक ताकतवर इंसान है, अगर ताकतवर इंसान कहीं एक जगह बैठा है तो क्या कमजोर इंसान उसको उठा सकता है जो कि देखने में बहुत दुबला पतला सा है? आप कहोगे नहीं सर, मतलब ये हमेशा से नॉर्मल एक वो रहा है कि एक ताकतवर इंसान ही एक कमजोर इंसान को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है। तो वही रेफरेंस अभी हम यहां लगाएंगे जब हम, इसमें भी बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स होती हैं। यहां पे क्या हुआ, हम लेंगे अब थर्ड टाइप क्या था, भूल गए, थोड़ा लग रहा है आज ज्यादा हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन चैप्टर छोटा सा है, हमने कहा चलो एक संग ही खत्म कर देते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम क्या करेंगे, ये हम लोग का था थर्ड टाइप। हम लोगों ने यहां क्या किया, एक्टिविटी सीरीज फिर से लिखी, अब फिर से आप देखो हमने यहां पे नीचे 2 नहीं लिए क्योंकि अब हम कहीं भी किसी भी रेफरेंस में इसको यूज करेंगे। अब देखो आप ये यहां पर भाई ये एक्टिविटी सीरीज क्यों कहलाती है, क्योंकि ये टॉप पर आपका सबसे ज्यादा होता है मोस्ट रिएक्टिव। बस इसमें ये फंडा याद रखो, आप n नंबर ऑफ इक्वेशन लिख लोगे, ठीक। अच्छा, ये हाइड्रोजन जो है, हम एक्टिविटी सीरीज मतलब मेटल की रिएक्टिविटी पर बेस्ड सीरीज है तो कोई ना कोई स्टैंडर्ड लेंगे हम, तो हाइड्रोजन उसमें स्टैंडर्ड होता है। यानी कि हम यहां पर इसके बेसिस पर सारी एक्टिविटी जो है हम मतलब सारे मेटल्स को हम जज करेंगे कि कौन सा ज्यादा ताकतवर है, कौन सा कम ताकतवर है। तो ये हो गया। और जितने भी बिलो हाइड्रोजन होते हैं वो आपके लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। यानी कि डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ कि हाइड्रोजन अगर किसी भी उसमें दिया हुआ है, मान लो हमने आपसे कहा कि हम 2 रिएक्शन, इसको रिएक्शन के थ्रू समझाते हैं, Cl2 gives ZnCl2 plus H2। हमने एक इक्वेशन और लिखी, Cu plus 2HCl gives CuCl2 plus H2। हमने कहा बेटा ये बताना इसमें कौन सी रिएक्शन सही है और कौन सी रिएक्शन गलत है। आप कहोगे अरे सर मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस, ये आपकी हाइड्रोजन की प्रिपरेशन में भी है। वहां पे अक्सर आता है कि लैब प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बच्चा कोई भी उठा के ये लिख देता है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी, एक्सेप्शन ध्यान रखने, कौन सी चीज लिखनी कौन सी नहीं लिखनी, बाकी सब कुछ बहुत आसान है। अब आप देखो ध्यान से, हम पहले इस इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। हमको जितनी भी इक्वेशंस यहां पर लेनी है वो लेनी है कि हाइड्रोजन से ऊपर या नीचे वाले मेटल, जितने हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो ज्यादा ताकतवर होंगे, जो नीचे हैं वो कम ताकतवर होंगे। वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन से कमजोर है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। ये हाइड्रोजन से स्ट्रांग है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे। अब आप देखो, हमने कहा आप Zn ले लो, आपने कहा सर ये है, हमने कहा बताओ ये हाइड्रोजन से ऊपर है, ये देखो आप अबव हाइड्रोजन, अबव हाइड्रोजन। तो मतलब ये क्या हुआ, आप इसको यूं समझ लो कि ये ताकतवर है, ये आपका कमजोर है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये ताकतवर था, इसने इस कमजोर को डिस्प्लेस कर दिया, ये देखो। लेकिन अगर आप ये ले लो Cu, तो Cu जो है ये, अब जब Cu और इसकी बात करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे हाइड्रोजन ऊपर है मतलब ये ताकतवर हो गया,
और ये कमजोर हो गया, तो क्या ये कमजोर वाला ताकतवर को डिस्प्लेस कर पाएगा? नहीं, तो ये इक्वेशन आपकी गलत हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्टिविटी सीरीज का यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो हम क्या करेंगे, मेटल की रिएक्शन जब एसिड के संग कराएंगे तो वही मेटल चूज करेंगे जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं। लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन होता है कि आप लेड भी नहीं लोगे, क्योंकि जब आप लोगे लेड, और ये हाइड्रोजन की लैब प्रिपरेशन में भी रीजनिंग में दिया हुआ है, तो PbCl2 बनेगा प्लस H2 बनेगा, लेकिन ये रिएक्शन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपका इनसॉल्युबल कोटिंग फॉर्म कर लेता है। चाहे कोई भी एसिड आप ले लो, यहां पे आप ले लो H2SO4, तो आपका बन गया PbSO4 प्लस H2, तो ये हो गया आपका। तो बस ये छोटी चीज याद रखनी है, तो आप बड़े आराम से लिख लोगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस हम डिस्प्लेसमेंट के एग्जाम्पल में देंगे और कौन कौन सी नहीं देंगे। तो ये हमारा थर्ड टाइप हो गया, जो कि बहुत छोटा सा था। बस मेन आपको हम बार बार एम्फेसाइज करेंगे कि बेटा जरूर याद रखना एक्टिविटी सीरीज, और उसमें कौन से मेटल को हमें यूज करना है, कौन से नहीं यूज करना, वो भी पूरा याद रखना। अब हम लोग अपने चौथे पे आते हैं, डबल डीकॉम्पोजिशन। डबल डीकॉम्पोजिशन। अब डबल डीकॉम्पोजिशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि आयंस और रेडिकल्स ऑफ रिएक्टेंट इंटरचेंजेस, अभी इसको भी बता रहे हैं। इंटरचेंजेस मींस, हम पहले छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा बेटा आप ले लो HCl और इसकी रिएक्शन NaOH के संग करा दो, तो आपका हो गया NaCl प्लस H2O। अब देखो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब देखो ये प्लस इसके माइनस के संग, ये प्लस इसके माइनस के संग, आयंस आपस में एक्सचेंज हुए, आपके दो प्रोडक्ट बन गए। एक रिएक्शन ये हो गई। जरा एक रिएक्शन हम और लेते हैं, CuSO4, इसकी रिएक्शन हमने कराई NaOH के संग, तो यहां आपका बन गया CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। इसमें भी आप देखो ये Cu, ये माइनस, ये प्लस। अभी हम लोग प्लस माइनस के एग्जैक्ट नंबर नहीं लेने, केवल आपको बेसिक फंडा बता रहे हैं। Na2SO4 देखो, इसका प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस, ये बन गया। अब यहां पर ये चीज आ गई। अब हम कहें बेटा देखो दोनों डबल डिकम्पोजिशन या डबल डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल हैं। आप कहोगे हाँ। हम कहेंगे बेटा दोनों में डिफरेंस दिखाई दे रहा है कुछ, तो आप देखोगे कि इस पहले वाले में यहां क्या हो रहा है कि एक एसिड एक बेस के संग रिएक्शन कर रहा है और सॉल्ट और वाटर बनना है। यहां पर एक सॉल्ट एक एल्कली के संग रिएक्शन कर रहा है, दूसरा सॉल्ट, और एक हमको मतलब एक सॉल्ट बनना है और एक PPT बनना है। तो यहां पर क्या हुआ कि आप कहोगे सर यही डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि यहां PPT बनना है, लेकिन डबल डिकम्पोजिशन दोनों है। हम कहें बेटा ये कौन सी इक्वेशन है? आप कहोगे सर एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। कौन सी रिएक्शन है? आप कहोगे सर न्यूट्रलाइजेशन। हमने कहा वेरी गुड। और ये कौन सी है? आप कहोगे सर प्रेसिपिटेशन। तो यहां पर क्या चीज हो गई कि जो डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं, डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आप दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो। पहली वाली न्यूट्रलाइजेशन, स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, न्यूट्रलाइजेशन। हमसे पढ़ाते वक्त कोई गलती होती है, मुझे सॉरी कहने में कोई भी अफसोस नहीं होता, मैं तुरंत बोल देता हूं भैया सॉरी गलती हो गई। न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, बस आप तक गलत चीज ना पहुंचे। न्यूट्रलाइजेशन एंड प्रेसिपिटेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एसिड एंड बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। अब यहां पर क्या हुआ कि आयंस एंड रेडिकल्स एक्सचेंजेस एंड प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग बताने जा रहे हैं आपको हम। तो प्रेसिपिटेशन में एक्चुअल में क्या होता है भाई? है तो ये डबल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल ही। तो प्रेसिपिटेशन में एक्चुअल में क्या होता है कि आयंस और रेडिकल्स आपस में एक्सचेंज होते हैं
और हमको एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। तो अब आप देखो यहां पे जो रीजनिंग आती है, न्यूट्रलाइजेशन तो क्लियर हो गया होगा, मेन चीज प्रेसिपिटेशन पे, जो प्रेसिपिटेशन भी क्लियर ही है, बस हमको वो रिएक्शन लेनी है जिसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो। लेकिन होता क्या है कि इस पर एक रीजनिंग आती है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग। प्रेसिपिटेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इस पे दो रीजनिंग है, इस पे जो अभी हम एक और बची वो बताते हैं। प्रेसिपिटेशन इज एग्जाम्पल ऑफ डबल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, और एक डीकॉम्पोजिशन पर भी थी जो अभी हमसे छूट गई है, जो अभी हम यहां बता देंगे। इससे याद आया, अब आप सुनो ध्यान से। काफी बच्चे तो इसको छोड़ देते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है क्या है। आपको एक छोटा सा कीटम याद रखना है कि आप इस डबल डीकॉम्पोजिशन में एक्चुअल में देखो क्या होता है। आप कहोगे आयंस और रेडिकल्स आपस में एक्सचेंज होते हैं। सर हमने कहा वेरी गुड, ये चीज जरूर लिखना कि बिकॉज भाई प्रेसिपिटेशन में भी तो यही हो रहा है, आयंस और रेडिकल्स आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। तो बिकॉज इन प्रेसिपिटेशन आयंस एंड radicals exchanges with each other to form an insoluble, ये टर्म जरूरी है, insoluble compound called precipitate। ये पूरा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। तो अब देखो प्रेसिपिटेशन में क्या, यहां पर क्या है, प्रेसिपिटेशन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डीकंपोजिशन। तो आपको ये चीज बतानी कि प्रेसिपिटेट क्या होता है और डबल डीकंपोजिशन में ऐसा क्या होता है कि प्रेसिपिटेट बनता है। तो सिंपल सी बात है, डबल डीकंपोजिशन में क्या होता है, आयंस और रेडिकल्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, और एक्सचेंज होने के बाद वो क्या करते हैं कि आपका एक इनसॉल्युबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं, व्हिच इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। दैट्स व्हाई प्रेसिपिटेशन इज अ डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब एक दूसरी रीजनिंग छूट गई जो हमारा जो है थोड़ा सा डीकंपोजिशन पर बेस था, और वो एक स्पेशल टाइप का डीकंपोजिशन भी है। भाई सॉरी, आप डीकंपोजिशन वाले पोर्शन में ही इसको आप कंटिन्यू कर लेना। यहां पे पहले हम आपको उस क्वेश्चन, रीजनिंग वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस चैप्टर से बस यही दो रीजनिंग आती हैं। सिल्वर salts are kept in dark colored bottles। अब देखो एक्चुअल में होता क्या है, यहां भी सिल्वर सॉल्ट्स डिकम्पोज होते हैं। बच्चा बस इतना याद रखता है कि सिल्वर सॉल्ट्स डिकम्पोज होते हैं, लेकिन नहीं। जो हम लोगों ने डीकंपोजिशन देखा था, तो उस डीकंपोजिशन में हम लोगों ने कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप के कंपाउंड ले लिए थे। लेकिन कुछ डीकंपोजिशन ऐसे होते हैं जिनके लिए हमको कुछ सर्टेन कंडीशन की जरूरत पड़ती है। यानी कि कुछ डीकंपोजिशन ऐसे होते हैं जो यूवी की प्रेजेंस में होते हैं, तो हम उनमें लिखेंगे फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। ये हम, आप कंफ्यूज ना हो तो हम यहां लिख दें डीकंपोजिशन। वो रीजनिंग ना होती तो शायद इतनी इंपॉर्टेंट चीज हम छोड़ देते, डीकंपोजिशन कंटिन्यूड। तो जब हमारा सनलाइट की प्रेजेंस में होता है तो फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन होता है। कुछ डीकंपोजिशन ऐसे होते हैं जो हीट की प्रेजेंस में होते हैं, जिनको हम लोग थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन। कुछ ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, जो इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। तो अब यहां पर हमको बात आ गई कि सिल्वर सॉल्ट्स को हम डार्क कलर बॉटल में क्यों रखते हैं। सिल्वर सॉल्ट्स एक्चुअली बहुत सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स यूवी लाइट। जब भी इनकी यूवी लाइट होती है तो इनका डीकंपोजिशन होता है।
तो वो डिकम्पोजिशन कौन सा हुआ, क्योंकि यूवी की प्रेजेंस में हो रहा, तो वो डिकम्पोजिशन आपका हुआ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो यहां पर सिंपल सा हम लोगों को एक बस इस छोटे से की टर्म को ना लिखने की वजह से गलती हो जाती है। यहां पे आप क्या लिखोगे, टू प्रिवेंट फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट्स। ये देखो रीजनिंग वगैरह में बेटा हम लोग को बोला आता है कि आप देखोगे मेन की टर्म लिखा है कि नहीं लिखा है, तो यहां पे आपको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। सिल्वर सॉल्ट्स आर केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल्स टू प्रिवेंट फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट्स, यानी कि सिल्वर सॉल्ट्स, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि सिल्वर सॉल्ट्स आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स यूवी लाइट, अननेसेसरी कुछ नहीं लिखना है। मेन चीज क्या है, टू प्रिवेंट फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट्स। तो ये हो गया आपका, छोटा सा तो नहीं बोलेंगे, ये आपका कंप्लीट चैप्टर हो गया केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन। आप इसको देखो, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स के थ्रू हमें अपना प्यार भेजो। कोई सजेशन है तो वो सजेशन भी दो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय।